हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 प्रोबेबिलिटी चैप्टर से शुरू करेंगे बच्चों। तो हमारे पास है क्लास 11 एनसीईआरटी का प्रोबेबिलिटी चैप्टर। तो ये हम नई बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स हैं उसमें उसी को डिस्कस करेंगे। अब बच्चों, प्रोबेबिलिटी अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लास 10th प्रोबेबिलिटी की प्लेलिस्ट में जाना है। सिर्फ फर्स्ट वाला लेक्चर जो है वो आपको देख लेना है। उसके अंदर हमने बेसिक्स से सारी चीज़ें बताई हुई हैं। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती पहले वो वीडियो देख लो। यहाँ पे भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि बेसिक्स से बताएं। अगर बिल्कुल भी नहीं आती तो वो वीडियो देख लेना। अब यहाँ से शुरू करेंगे बच्चों, आइए हमारे साथ। तो क्लास 11th की प्रोबेबिलिटी को शुरू करें। तो सबसे पहले बच्चों, प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, ठीक है। संभावना क्या? जैसे आपके पास एक सिक्का है, कॉइन तो पता ही होगा आपको। कॉइन को अगर हवा में उछालोगे, जैसे टॉस करते हो, आपको पता है क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब हेड आने के क्या चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है, वही प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं। इस चैप्टर में ये चीज़ें सीखेंगे। अब कॉइन को फेंकना, इसमें कहते हैं एक्सपेरिमेंट। और कॉइन को टॉस करना, इसको बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। या लूडो वाली डाई जो होती है उसको बच्चों रोल करना, जिसके ऊपर सांप सीढ़ी वाला खेल आपने खेला ही होगा। तो ये दोनों रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? जिनका रिजल्ट आपको एडवांस में आप नहीं बता सकते। आपको ये तो पता है जब आप कॉइन को हवा में उछालोगे, टॉस करोगे, या तो हेड आएगा या टेल। लेकिन आपको डेफिनेटली ये नहीं पता कि पक्का ही हेड आएगा या पक्का टेल आएगा। ये पता है इन दोनों में से कुछ आएगा, लेकिन आप एक रिजल्ट एडवांस में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि यही आएगा। ये होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। डिटेल में पढ़ना है इसको तो क्लास 10th इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर, सिर्फ एक लेक्चर देख लो, उसमें हमने सारा कवर किया। अब क्लास 11th के हिसाब से आते हैं। आपके क्लास 11th में पहला टॉपिक है इवेंट। लेकिन इवेंट समझने से पहले बच्चों आपको सैंपल स्पेस और सैंपल पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये मैं थोड़ा सा बेसिक से भी बता देता हूँ। जैसे आपके पास है कॉइन, आप सिक्के को हवा में उछालोगे, तो सिक्का हवा में उछालोगे, कॉइन को हवा में उछालोगे, सिक्के में या तो बच्चों हेड आएगा या टेल आएगा। अगर आप कॉइन से टॉस करोगे बच्चों, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये हेड आना या टेल आना, यही सैंपल स्पेस बोलते हैं। जो आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं, जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, जो टोटल चीज़ें आ सकती हैं कॉइन के केस में, डाइस के केस में, उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। उन सभी का सेट, उनको कलेक्शन कर लो, वो आपका सैंपल स्पेस बन जाएगा। देखो बच्चों कैसे, जैसे आप कॉइन को हवा में टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, कॉइन का, ठीक है। सैंपल स्पेस ऑफ कॉइन, तो या तो बच्चों हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये कॉइन का सैंपल स्पेस होता है। अगर आप लूडो वाली जो डाई है उसको रोल करोगे, सैंपल स्पेस डाई का, ठीक है, ठीक है। डाई का सैंपल स्पेस निकाल रहे हैं, किसका, डाई का। तो डाई के केस में क्या आते हैं बच्चों, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 या 5 या 6, इन्हीं में से कुछ नंबर आएगा। जो लूडो खेलने वाली डाई होती है उसको अगर आप रोल करोगे, या तो 1 आएगा या 2, 3, 4, 5, 6। ये जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है, इनका जो सेट है, इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। डाई के केस में ये सैंपल स्पेस बनेगा और कॉइन के केस में ये सैंपल स्पेस बनेगा। बोलो बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आई? अब ध्यान दीजिए, ये जो सैंपल स्पेस के सेट के अंदर ये आ रहे हैं, इसको बोलते हैं एलिमेंट्स। जैसे हेड एक एलिमेंट है, टेल भी एक एलिमेंट है। और ये जो डाइस के केस में, डाई के केस में ये जो सैंपल स्पेस के अंदर जो बन रहे हैं 1, 2, 3, 4, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। या तो बच्चों इनको 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेड टेल, इन सभी को क्या बोलोगे, एलिमेंट्स बोलोगे। या तो एलिमेंट्स बोलोगे या इन्हीं को सैंपल पॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सैंपल पॉइंट्स, एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल पॉइंट्स क्या होते हैं, जो सैंपल स्पेस है आपका उसके अंदर आने वाले जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं को सैंपल पॉइंट्स बोलते हैं। क्या बच्चों ये समझ में आई बात आपको? अब आते हैं इवेंट क्या है। अब आपका टॉपिक जो आपके इस सिलेबस के अंदर है, पहला टॉपिक है इवेंट। अब ध्यान से सुनना, ये मेरे ख्याल से आपने पहले भी पढ़ा होगा। अब आ जाओ, इवेंट क्या है? इवेंट क्या होता है, ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, जो आपका सैंपल स्पेस बनेगा। जैसे बच्चों कॉइन के केस में सैंपल स्पेस बन रहा है, यहाँ तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब इसी का जो सबसेट होगा वो आपका इवेंट होगा। जैसे
मैं बोलूं आपका इवेंट 1 क्या है, सिर्फ हेड आए, ध्यान से सुनो बच्चों, इवेंट 1 क्या हो सकता है, मैंने बोला हेड, सिर्फ हेड वाला इवेंट 1 है, तो देखो ये हेड आना ये इवेंट 1 है, समझ में आ रही बात, तो इसी का तो सबसेट है, ठीक है। जहां कोई बोले कि सिर्फ टेल आए, इवेंट 2 क्या हो सकता है, देखो सैंपल स्पेस आपको टोटल पॉसिबिलिटी बताता है कि ये आ सकता है, यहाँ हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, उसी का सेट सैंपल स्पेस बनता है। लेकिन इवेंट क्या है, इवेंट 1 में उसने बोल दिया हेड वाला एलिमेंट ले लो, तो हेड वाला एलिमेंट ये एक इवेंट होगा, या दूसरा उसने बोल दिया कि सिर्फ टेल वाला एलिमेंट दे दो, तो इवेंट 2 क्या हो जाएगा, टेल, समझ में आ रही है बात। इवेंट 3 क्या हो सकता है बच्चों, वो बोले हेड टेल पूरा का पूरा सैंपल स्पेस ले लो, तो यहां बोले इवेंट 4 ये भी हो सकता है, कोई एलिमेंट ही नहीं लेना, ठीक है। मतलब इवेंट में क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, इवेंट क्या होगा, हमेशा सिर्फ आपको इतना याद रखना है, जो आपका सैंपल स्पेस बना उसी का सबसेट होगा क्या, इवेंट। ये बात समझ में आई, इवेंट की बात हमने कर ली। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो पहली चीज क्या है, ध्यान से देखो, पहली चीज क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट। अब दूसरा टॉपिक उसके बाद आपके पास है टाइप्स ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स के कौन कौन से टाइप है। पहला है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट कौन सा होता है, जो एम्प्टी सेट होता है, जो एम्प्टी सेट होगा बच्चों वो क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट। अब एम्प्टी सेट क्या है बच्चों, तो देखो जैसे डाई का केस ले ले, 1 2 3 4 5 6 ये नंबर आएंगे। अब कोई आपसे पूछ दे बताओ 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बच्चों सैंपल स्पेस के अंदर कहीं पे 7 आ रहा है या नहीं आ रहा, इसके अंदर कहीं पे भी 7 नहीं आ रहा। हमेशा इवेंट जो भी चेक करोगे वो सैंपल स्पेस के अंदर से चेक करना है, समझ में आ रही बात। अब इसमें 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या इसके अंदर 7 है, 7 है ही नहीं। जब इसके अंदर 7 नहीं है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। यही इंपॉसिबल इवेंट होता है। इंपॉसिबल इवेंट क्या, ऐसी चीज बोल दे जो सैंपल स्पेस के अंदर है ही नहीं, वो इंपॉसिबल इवेंट होगा। और प्रोबेबिलिटी इंपॉसिबल इवेंट की क्या होती है बच्चों, प्रोबेबिलिटी इंपॉसिबल इवेंट की हमेशा 0 होती है, ये आपको याद रखना है बच्चों। बोलो बच्चों बात समझ में आई, समझ में आई। तो ये हो गया इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, और वो ये एम्प्टी सेट होता है इम्पॉसिबल इवेंट। बोलो चल रहा है पता। अब आ जाओ श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या होता है बच्चों, दी होल सैंपल स्पेस, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस ले लो, वो आपका श्योर इवेंट होता है। क्या होता है वो, श्योर इवेंट, या सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं। पूरा का पूरा सैंपल स्पेस ले लोगे उसको बोलते हैं श्योर इवेंट। अब देखो कैसे, ये ऐसे समझ सकते हो बच्चों, जैसे आपके पास कोई एक बैग है, बैग के अंदर सिर्फ ग्रीन कलर की गेंदे हैं, कौन से कलर के मार्बल्स ले लो, बॉल्स ले लो, कुछ भी ले लो, ग्रीन कलर के मार्बल्स हैं। अब मैं पूछूं बताओ ग्रीन कलर के मार्बल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों, तो ग्रीन मार्बल्स के आने की प्रोबेबिलिटी मैं बोलूंगा 1 है। क्यों, क्योंकि ये श्योर इवेंट है। श्योर इवेंट क्या, क्योंकि इस बैग के अंदर है ही ग्रीन मार्बल्स, तो इसको बोलते हैं श्योर इवेंट। बोलो बात समझ में आई। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1। बोलो बच्चों यहां तक समझ में आया। अब इम्पॉसिबल इवेंट भी देख लो। अब मैं बोल दूं बताओ ऑरेंज कलर के मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या इसके अंदर ऑरेंज कलर के मार्बल्स हैं, नहीं है, इसलिए इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आएगी। समझ में आ रही है बात, तो आगे बढ़े बच्चों। तो देखो अब नेक्स्ट है सिंपल इवेंट। अब देखो सिंपल इवेंट क्या होता है, ये टॉपिक है बच्चों। नेक्स्ट टाइप है आपके पास सिंपल इवेंट। अब सिंपल इवेंट क्या है, अगर आपके पास जो इवेंट है उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आए, एक ही एलिमेंट आए या एक ही सैंपल पॉइंट आए, उसको बोलते हैं सिंपल इवेंट। जब क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा, अभी सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। जैसे ये इवेंट 1 है, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं, एक ही एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं बच्चों, एक ही एलिमेंट आ रहा है, समझ में आ रही बात। तो अगर इवेंट के अंदर सिर्फ कितने एलिमेंट आए, एक एलिमेंट आए, तो ये सिंपल इवेंट होता है, समझ में आ रही बात। ये देखो इसके अंदर भी कितने एलिमेंट आ रहे हैं, एक ही एलिमेंट आ रहा है, इसको भी सिंपल इवेंट बोलेंगे। या इसको जब भी सेट के अंदर किसी भी इवेंट के अंदर अगर एक ही एलिमेंट आए, एलिमेंट को सैंपल पॉइंट्स भी बोलते हैं, एक ही एलिमेंट आए या एक ही सैंपल पॉइंट्स आए, तो उसको बोलते हैं सिंपल इवेंट। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, सिंपल इवेंट। इसकी डेफिनेशन को देख लो, इफ एन इवेंट ई हैज ओनली 1 सैंपल पॉइंट, सिर्फ एक ही सैंपल पॉइंट हो, ऑफ ए सैंपल स्पेस, किसका, सैंपल स्पेस का, इट इज कॉल्ड ए सिंपल।
या इसको सिंपल बोलते हैं, या इसी को एलिमेंट्री इवेंट भी बोलते हैं। अगर कोई पूछे बच्चों आपसे कि एलिमेंट्री इवेंट क्या है, वो भी वही इवेंट है जिसमें एक ही एलिमेंट आए या एक ही सैंपल पॉइंट है। समझ में आ रही बात, और यही सिंपल। दूसरी चीज़ बच्चों क्वेश्चन में यूज होगी कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट क्या होता है, जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट आए। जैसे देखो इधर दो एलिमेंट आ रहे हैं, एक एलिमेंट हेड हो गया, एक एलिमेंट टेल हो गया। अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट आ रहे हैं तो कौन सा इवेंट, कंपाउंड इवेंट है। समझ में आ रही बात। तो कंपाउंड इवेंट क्या है, इफ एन इवेंट हैज़ मोर देन वन सैंपल पॉइंट, एक सैंपल पॉइंट से ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे तो उसको कंपाउंड इवेंट बोलेंगे। और जिस इवेंट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलोगे आप, जो पहले पढ़ा, इम्पॉसिबल इवेंट या एम्प्टी सेट, कुछ भी बोल सकते हो। यहाँ तक नोट कर लो, ठीक है, यहाँ तक नोट करो, फिर अगला कॉन्सेप्ट जो है उसको समझेंगे बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, कुछ और कॉन्सेप्ट हमारे पास हैं। तो देखो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट और नॉट इवेंट। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोल लो बच्चों या नॉट इवेंट बोल लो, एक ही चीज़ है। यह भी आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। अब देखो इसमें क्या होता है, दी सेट ए डैश, या तो नॉट इवेंट बोल लो या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोल लो। इसको लिखते कैसे हैं, ए डैश से। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे नॉट इवेंट की। जो आपका सैंपल स्पेस होगा, मतलब जो टोटल एलिमेंट्स होंगे, उसमें से अगर आप माइनस कर दोगे ए सेट को, सैंपल स्पेस में से अगर ए सेट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आपके पास कौन सा इवेंट आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट या नॉट इवेंट। और इसके साथ ये फार्मूला भी आपको याद रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल्स टू 1। ये भी क्लास 10th के अंदर आपने पढ़ा होगा। बोलो बच्चों पता चला। अभी क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे, ये सारे यूज होंगे, उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक देखिए बच्चों, नॉट इवेंट भी बोलते हैं इसको, समझ रहे हो। अब आगे बढ़ते हैं, इवेंट ए और बी। तो बच्चों जब भी और आ जाएगा ना, तो आपको यूनियन करना है। और आएगा तो क्या करना है, यूनियन। तो जब भी लिखा है इवेंट ए और बी, तो आपको क्या निकालना है, ए यूनियन बी। और के केस में क्या निकालना है, ए यूनियन बी। अगर बच्चों ए एंड आ गया, तो एंड के केस में इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो अगर लिखा है इवेंट ए एंड बी, तो मतलब दी सेट ए इंटरसेक्शन बी। बोलो समझ में आ रही है बात। अगर बोले ए एंड बी फाइंड करना है, ए एंड बी, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना। बोलो बच्चों समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, अगर लिखा है इवेंट ए एंड नॉट बी, ध्यान दीजिए बच्चों, इवेंट ए एंड नॉट बी। इवेंट ए तो लेना है लेकिन बी नहीं लेना, ठीक है, इवेंट ए एंड नॉट बी। तो इसका क्या मतलब हुआ, ए माइनस बी। ए एंड नॉट बी का क्या मतलब, ए माइनस बी। सेट ए में से बी को माइनस कर देना। यहाँ ये करो तब भी सही है। या अगर लिखा है इवेंट ए एंड नॉट बी, इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये देख लो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्या मतलब हुआ इसका, ए और बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब हुआ, जो सैंपल स्पेस है उसमें से बी को हटा दो। जब सैंपल स्पेस में से बी को हटा दिया तो क्या बचा, बी नॉट बचा। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट देखने हैं। अभी ये फार्मूलाज ऊपर से देख लो, अभी एग्जाम्पल फर्स्ट समझाएंगे तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। यहां तक नोट करो बच्चों, फिर एग्जाम्पल नंबर 1 को समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 को समझते हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है हमारे सामने, तो ध्यान से देखिए बच्चों, अब ध्यान देना। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग ए डाई। तो देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, आपके पास क्या एक्सपेरिमेंट है, आपको एक डाई लेनी है और उसको रोल करना है। देखो बच्चों सबसे पहला काम होता है कि आप लोग सैंपल स्पेस बना लो। क्या बना लो, सैंपल स्पेस। तो हम पहले सैंपल स्पेस बना लेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ सोल्यूशन 1। तो सैंपल स्पेस ऑफ ए डाई। तो सैंपल स्पेस ऑफ डाई क्या होगा, ऐसे से लिखोगे। और सैंपल स्पेस का क्या मतलब होता है, टोटल पॉसिबल आउटकम। अब बच्चों जब भी आप एक डाई को रोल करोगे, उसमें क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, यही आ सकता है। तो ये सारे सैंपल स्पेस होते हैं। ये आपको सारे एलिमेंट लिख लेना है, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपने डाई के केस में डाई के एक्सपेरिमेंट में आपने सैंपल स्पेस लिख लिया। यहाँ तक हमने क्वेश्चन पढ़ा था बच्चों, और हमने ये बना लिया। बोलो बच्चों पता चला। पहले सैंपल स्पेस बना लेना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, लेट ए बी द इवेंट गेटिंग ए प्राइम नंबर। तो ए में क्या लिखना है बच्चों, प्राइम नंबर। क्या लिखना है, प्राइम नंबर। तो ए के अंदर क्या लिख लो बच्चों, प्राइम नंबर लिख लो।
अब बच्चों इसमें प्राइम नंबर कौन कौन है बताओ मेरे को। प्राइम नंबर होते कौन से हैं, जो सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड हो, एक तो 1 से डिवाइड हो और अपने टेबल से डिवाइड हो, या जिनके दो फैक्टर बने, एक 1 के साथ और एक अपने टेबल के साथ। ठीक है, जैसे इनमें कौन कौन प्राइम नंबर है बच्चों, इसमें है 2, 3 और 5, बाकी 6 नहीं है क्योंकि ये 1 से भी करता है, 2 से भी, 3 से भी, 6 से ये नहीं है, 4 भी नहीं है, 2 2 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4, इसके भी 3 बन रहे हैं और 1 का एक ही बन रहा है। तो ये हमने प्राइम नंबर लिख लिए सेट ए के अंदर। बोलो बच्चों समझ में आया। बी देखते हैं, बी विद द इवेंट, बी विद द इवेंट गेटिंग एन ऑड नंबर। बी के अंदर आपको कौन सा इवेंट लिखना है, जिसमें ऑड नंबर लिखने हैं। बच्चों लिखने कहाँ से होते हैं, सैंपल स्पेस के अंदर से। तभी तो आपको बता रहे थे ये जो इवेंट होते हैं ये सबसेट होते हैं सैंपल स्पेस के, मतलब इसी के अंदर से ये लिखे जाते हैं। समझ में आ रही है बात। अब बी के अंदर जो इसमें ऑड नंबर है ना वो लिख दो। ऑड नंबर कौन से होंगे बच्चों, जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। एक तो यहाँ पे कौन है, 1 है, 3 है और बच्चों 5 है। तो ये आपने ऑड नंबर भी लिख लिए। बोलो समझ में आया। पहले में प्राइम लिखने थे सेट ए में और बी में ऑड लिखने थे, हमने दोनों लिख दिए। अब आगे देखते हैं, राइट दी सेट्स रिप्रेजेंटिंग दी इवेंट्स। तो सेट की फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करके लिखो। तो ये ए और बी सेट की फॉर्म में हमने लिख दिए। सेट में कैसे लिखते हो बच्चों, ये कर्ली ब्रेसेस यूज करते हो और एलिमेंट्स को कॉमा के साथ सेपरेट कर देते हो और रिपीटिशन भी नहीं करनी होती। तो हमने बिल्कुल उस चीज़ का ध्यान रखा है, हमने लिख दिया है। अब बच्चों ध्यान से देखो फर्स्ट पार्ट को, क्या कह रहा है फर्स्ट पार्ट में, ए और बी। क्या फाइंड करना है बच्चों, ए और बी। अब बच्चों मैंने इससे पहले जस्ट थोड़े मिनट पहले आपको क्या बताया, जब भी और फाइंड करने के लिए बोले आपको यूनियन निकालना होता है। क्या निकालना होता है, यूनियन। ए और बी का क्या मतलब, ए यूनियन बी। तो आपको ए यूनियन बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कैसे आएगा, ए के सारे एलिमेंट लिखो, क्या है 2 3 5 यूनियन बी। बी के एलिमेंट लिखो, क्या है बच्चों 1 3 5। तो ये आ गया ए यूनियन बी। तो अब ए यूनियन बी कैसे लिखते हैं, ए के भी सारे एलिमेंट लिख लेने हैं और बी के भी सारे एलिमेंट लिख लेने हैं। और सेट के अंदर क्या होता है, रिपीटिशन नहीं करनी होती और एलिमेंट्स को कॉमा के साथ सेपरेट करके लिखना होता है। तो देखो 2 इधर नहीं आ रहा, 2 लिखना है, 3 इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, 3 एक ही बार लिखना है। मतलब इसके सारे एलिमेंट और इसके सारे एलिमेंट लिख देने होते हैं यूनियन के अंदर, लेकिन एक एलिमेंट 2 बार नहीं लिखना। अब 2 लिखा, फिर 3 लिखना है, 3 इधर भी आ रहा है, एक ही बार लिखना है। फिर 5 आ रहा है, 5 भी लिखना है। फिर इसके बाद 5 इधर भी आ रहा है, 5 एक ही बार लिख दिया। ठीक है, 1, तो ये इसका आ जाएगा यूनियन। कुछ और तो नहीं आ रहा, क्या क्या आ रहा था, 1 2 3 5, 1 2 3 5 और 5 2 बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है, तो 2 बार नहीं लिखना। सेट के अंदर रिपीटिशन नहीं करनी होती, इसलिए इसको ऐसे लिखा जाएगा। तो या तो इसको ऐसे लिख दो या इसको ऐसे लिख दो, ए यूनियन बी। ये भी सही है बच्चों, पहले 1 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर 3 लिखो, फिर 5 लिखो। बोलो बच्चों समझ में आया। या आपने फाइंड किया ए और बी, तो इसको याद रखना, जब भी ए और बी बोले तो यूनियन फाइंड करना है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों सेकंड पार्ट की ओर। तो सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, ए एंड बी। क्या बोल रहा है बच्चों, ए एंड बी। हमने अभी अभी आपको बताया, जब भी एंड बोले, ए एंड बी है बच्चों, ए एंड बी बोले तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। जब भी ए एंड बी बोले, ए एंड बी बोले तो ए इंटरसेक्शन बी मेरे को फाइंड करना है। तो सेट ए के एलिमेंट्स लिखो। सेट ए के एलिमेंट्स क्या हैं, 2 3 और 5। एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स, तो सेट बी के एलिमेंट लिखो। सेट बी के एलिमेंट है 1 3 5। ये पता चला। ये आप क्या फाइंड कर रहे हो बच्चों, ये ए एंड बी फाइंड कर रहे हैं। ए एंड बी का क्या मतलब, ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन में क्या करना होता है, कॉमन एलिमेंट्स ढूंढने होते हैं। कौन से, कॉमन, जो दोनों सेट के अंदर आ रहे हैं। यूनियन के अंदर क्या करने होते हैं, दोनों सेट के सारे एलिमेंट ले लेने होते हैं, बस रिपीटिशन नहीं करनी होती, सारे एलिमेंट ले लेने होते हैं। ठीक है, अब इसमें कॉमन कौन कौन से बच्चों, इसमें 2 आ रहा है और इसमें 2 नहीं आ रहा, तो 2 नहीं आएगा। 3 इसमें भी आ रहा है बच्चों और 3 इसमें भी आ रहा है, तो कॉमन एलिमेंट पहला मेरे को दिखा 3, कॉमा 5 दोनों के अंदर आ रहा है, 5 भी आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी या ए एंड बी क्या आ जाएगा, 3,5। बोलो बच्चों ये समझ में आया। इंटरसेक्शन में आपको कॉमन एलिमेंट लिख लेने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
थर्ड पार्ट से पहले मैं फोर्थ पार्ट करवाना चाहूँगा। पहले फोर्थ समझाते हैं फिर थर्ड पे आते हैं। फोर्थ पार्ट पे क्या लिखा उसने, नॉट ए। क्या लिखा है बच्चों, नॉट ए। नॉट ए को या तो आप ए डैश से भी लिख सकते हो। नॉट ए का क्या मतलब, ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट निकालने का क्या फार्मूला, नॉट ए का जो पूरा सैंपल स्पेस है ना उसमें से माइनस कर दो सेट ए को। अगर सैंपल स्पेस में से आप सेट ए को हटा दोगे तो नॉट ए बचेगा, मतलब ए नहीं बचेगा। सैंपल स्पेस के अंदर से ए को ही हटा दोगे तो कौन बचेगा, नॉट ए। देखो कैसे करेंगे, नॉट ए को ए डैश से लिखते हैं। सैंपल स्पेस क्या है बच्चों, तो सैंपल स्पेस लिखो क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया सैंपल स्पेस। माइनस ए, सेट ए क्या है बच्चों, 2 3 और 5, ये होता है ए नॉट या ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये आ गया सैंपल स्पेस। इसमें से सेट ए को हटा दो, मतलब ये वाले एलिमेंट माइनस कर देने हैं, 2 3 और 5। जब आप बच्चों 2 3 और 5, 2 3 और 5 हटा दोगे क्या क्या बचेगा, 1 4 6। तो ए डैश में क्या आ जाएगा, बोलो बच्चों, 1 4 और 6, ये आपका आ गया ए नॉट। ए नॉट का मतलब ए नहीं है, तो ये क्या है, ए नहीं है। देखो ना इसके अंदर क्या ए का एलिमेंट आ रहा है, ए में 2 3 5 था तो इधर ए के एलिमेंट नहीं आ रहे। ऐसे निकालेंगे ए नॉट। यहां तक नोट कीजिए बच्चों। नेक्स्ट देखो बच्चों, थर्ड पार्ट है मेरे पास। थर्ड पार्ट में क्या करना है, ए बट नॉट बी। क्या फाइंड करना है, ए बट नॉट बी। ए लेना है लेकिन बी नहीं लेना। तो इसका क्या फार्मूला है, ए माइनस बी। मतलब ए में से अगर आप माइनस कर दोगे बी, सेट ए के अंदर से बी को हटा दोगे क्या आएगा, ए आ जाएगा और बी उसमें से हट जाएगा। इसी का तो मतलब है ए बट नॉट बी। या तो ये कर लो या ऐसे कर लो, ए इंटरसेक्शन बी नॉट। ए और बी नॉट में जो कॉमन एलिमेंट है वो लिख दो। बी नॉट कौन, मतलब बी नहीं है और ए है। ए और बी नॉट मतलब बी नहीं है, उसमें कॉमन एलिमेंट लिख दो, तब भी ए बट नॉट बी आएगा। नहीं समझ में आया, सॉल्व करके बताते हैं। तो देखो ए बट नॉट बी के लिए ए माइनस बी करना पड़ेगा, तो सेट ए माइनस बी करना पड़ेगा। सेट ए क्या है बच्चों, सेट ए है 2 3 5। इसमें से माइनस करना है किसको, बी को। तो बच्चों बी कौन है, 1 3 5। ध्यान से सुनिए, जिसको ए माइनस बी करना नहीं आता, मैं फाइंड कर रहा हूँ ए माइनस बी। इसी का मतलब ए बट नॉट बी होता है। बच्चों ए में से माइनस करना है बी को, मतलब ए में से बी वाले एलिमेंट हटाने हैं। तो ए में बी वाला एलिमेंट कौन आ रहा है, बी में 3 5 है और ए में 3 5 आ रहा है, मतलब ए के अंदर बी वाला एलिमेंट है 3 5, इसको हटाना है। समझ रहे हो, ए माइनस बी का मतलब होता है ए के अंदर से बी वाले एलिमेंट्स को हटाना है। समझ रहे हो, तो ए के अंदर बताओ बी वाले एलिमेंट कौन कौन आ रहे हैं, 3 5। 3 5 हटा दो, कौन बचेगा, 2। तो ए माइनस बी में आपके पास आ जाएगा बच्चों 2। तो देखो इस 2 को ध्यान से देखो, इसका क्या मतलब है, 2 का क्या मतलब, ए बट नॉट बी। तो देखो ए आ रहा है, मतलब सेट ए क्या एलिमेंट तो आ गया, लेकिन ये बी के अंदर नहीं है। तो देखो बी के अंदर 2 नहीं है, ये डेफिनेशन का मतलब नहीं पता चला। इस तरीके से भी बताते हैं, या तो आप क्या कर लो, ए इंटरसेक्शन बी नॉट कर लो। क्या कर लो बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी नॉट कर लो। अब सेट ए तो आपके पास है, क्या है सेट ए, सेट ए है बच्चों आपके पास 2 3 5। इसकी इंटरसेक्शन कर लो किसके साथ, बी नॉट के साथ। अब बी नॉट क्या होता है, सैंपल स्पेस में से माइनस कर दो बी को, तो बी नॉट आ जाएगा। अब सैंपल स्पेस में से बी को माइनस करो, तो बच्चों ये है पूरा सैंपल स्पेस, इसमें से बी को माइनस करो, मतलब सैंपल स्पेस के अंदर से बी के एलिमेंट है 1 3 5, इनको हटा दो, 1 3 5 को हटा दो। बच्चों 1 3 और 5 को हटा दोगे 2 4 6 बचेंगे। क्या बचेंगे बच्चों, 2 4 और 6 बचेंगे। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ए आ गया इंटरसेक्शन बी नॉट। तो बी नॉट की वैल्यू क्या आई बच्चों, बोलो 2 4 और 6, ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी नॉट। अब बच्चों इंटरसेक्शन का मतलब होता है इनमें कॉमन एलिमेंट ढूंढो। कॉमन एलिमेंट क्या है, 2, तो कॉमन एलिमेंट आपका आ गया 2। तो देखो दोनों ही केस में आंसर सही आ रहा है। दोनों का ही मतलब क्या है, ए बट नॉट बी। ए लेना है लेकिन बी नहीं लेना है। तो देखो आपने ए ले लिया, ए में 2 आ रहा है लेकिन बी नहीं लिया, क्योंकि बी 3 और 5 बी में भी आ रहे थे। समझ में आ रही बात, यहाँ तक नोट कीजिए। अगर कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुली है, वहाँ से पूछ सकते हो। यहाँ तक नोट कर लो बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपके पास, क्या है टॉपिक, ऊपर देखो बच्चों बोर्ड पे। तो देखो क्या है नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब देखो ये बच्चों
इसके ऊपर ही एक्सरसाइज टिकी हुई है। एक ये टॉपिक है, एक इसके बाद है, और पूरी ये जो एक्सरसाइज आपको समझ में आ जाएगी। अब इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझें, क्योंकि जो पहले पढ़ा वो आपने सेट्स चैप्टर में भी पढ़ा है और कुछ 10th में भी पढ़ा हुआ है। ये नया टॉपिक आया, अब इसको ध्यान से सुनना। मान लो आपके पास सैंपल स्पेस है एक डाई का, तो क्या होता है 1 2 3 4 5 6 आएगा। और सेट ए के अंदर मैंने ले लिए ये नंबर, ऑड नंबर ले लिए 1 3 5, और सेट बी के अंदर मैंने इवन नंबर ले लिए 2 4 6। अब बच्चों अगर मैं इनकी इंटरसेक्शन चेक करूं, ध्यान से देखिए, अगर मैं इनकी इंटरसेक्शन चेक करूं ए इंटरसेक्शन बी, तो देखो क्या ए और बी के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है बच्चों? क्या ए और बी के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है? तो देखो ए और बी के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इनकी इंटरसेक्शन क्या है? कुछ भी नहीं बनेगी, मतलब इनमें कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है। यहाँ तो इसको ऐसे लिख दो एम्प्टी सेट को, या ऐसे लिख दो 5 लिख दो। तो देखो बच्चों जब भी दो सेट के बीच में इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं आए, या दो इवेंट के बीच में इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं आए, या दो इवेंट की इंटरसेक्शन बिल्कुल 5 आ जाए, तो इनको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। बोलो बच्चों बात समझ में आई? क्या लिखेंगे इंग्लिश में, कैसे लिखेंगे? ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5। मतलब दोनों सेट की जो इंटरसेक्शन है वो 5 आ जाए, खाली आ जाए। समझ में आ रही है बात? क्या आ जाए? एम्प्टी आ जाए। मान लो ऐसा नहीं, कोई और एग्जांपल ले लो। अगर मैं ऐसे ले लूँ, सेट ए यही रखूँ और सेट ए यही रखूँ, मान लो 1 3 5, और सेट बी मान लो मैं ये रख लूँ कुछ 2 3 1 2 3 रख लेते हैं, ठीक है? समझ रहे हो? 1 2 3 रख लिया, ठीक है? या कुछ भी रख लो, एक ही चीज़ है। अब बच्चों क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है? ए इंटरसेक्शन बी। अब चेक करो, ए और बी में एक तो 1 कॉमन आ रहा है बच्चों, और 3 भी दोनों में कॉमन आ रहा है। तो क्या अब इंटरसेक्शन 5 के बराबर आई? अब ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल्स टू 5, मतलब अब ये खाली नहीं आ रहा, इसमें कुछ ना कुछ तो कॉमन आ रहा है। अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो इधर क्या लिखोगे? हेयर ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिकॉज हेयर ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल्स टू 5। बोलो बात समझ में? और यहाँ पे क्या लिखोगे? हेयर ए सेट ए एंड बी और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिकॉज हेयर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5। ये होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। बोलो बच्चों बात समझ में आई? इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं बच्चों। एक नोट भी लिखा हुआ बच्चों आपकी एनसीईआरटी पे, इसको भी देख लो। सिंपल इवेंट्स ऑफ ए सैंपल स्पेस। जो सैंपल स्पेस है, जो उसके सिंपल इवेंट्स होंगे, सिंपल इवेंट अभी आपको पढ़ाया क्या होते हैं, और सिंपल इवेंट्स जो होंगे किसी भी सैंपल स्पेस के आर ऑलवेज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये आपको एक नंबर के एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकता है, आपको डायरेक्ट याद रखना। क्या? जो भी सिंपल इवेंट्स होंगे सैंपल स्पेस के अंदर, वो सारे क्या होंगे? हमेशा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। इसको भी नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की ओर। बच्चों इंटरसेक्शन बी 5 आने का एक और मतलब है कि ए एंड बी डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है? ए इंटरसेक्शन बी 5 आने का एक और मतलब है, इसको भी नोट कर लेना अपने नोट्स में। एग्जाम्पल नंबर 2 को समझते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। अच्छी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? 2 डाइज आर थ्रोन एंड द सम ऑफ द नंबर्स विच कम्स अप ऑन द डाइस इज नोटेड। तो देखो बच्चों क्या मतलब हुआ? तो देखो कितनी डाइसें रोल की गई, कितनी डाई रोल की गई? 2। तो देखो 2 डाइस का सैंपल स्पेस कैसे बनेगा? सबसे पहला काम है सैंपल स्पेस बनाना। तो देखो डाइस के केस में कितने पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं? 6। तो अगर आप 1 डाइस को फेंकोगे, 1 डाई को, तो 6 की पावर 1 हो जाएगा। मतलब डाइस के केस में एलिमेंट्स निकालने का फार्मूला होता है 6 की पावर n, ठीक है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स डाइस के केस में फार्मूला होता है 6 की पावर n। अगर 1 डाई फेंकोगे 6n की जगह 1, तो 6 आउटकम आएंगे। अगर आप 2 डाइस फेंक रहे हो तो n की जगह 2 कर दो, 6 की पावर 2 कितना होता है? 36। मतलब इस बार जो आपके सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स आएंगे वो 36 आएंगे। ये 6 की पावर n किसका फार्मूला है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स का। किसका फार्मूला है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स का। किस केस में? डाई के केस में। समझ में आ रही है बात? तो अब सबसे पहला काम है सैंपल स्पेस बनाना डाइस के केस में। तो देखो कैसे बनाते हैं, 2 तरीके हैं। या तो आप इधर ऐसे काम करो 1 2 3 4 5 6, और एक बार फिर से 1 2 3 4 5 6। ये दोनों डाइस के जो टोटल आउटकम्स है वो लिख दो। मान लो ये डाइस 1 है, ये डाइस 2 है, ठीक है?
तो क्या इसके सैम्पल स्पेस कैसे बनेंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे ही 2 1 2 2 2 को सभी के साथ, फिर 3 को सभी के साथ, फिर 4 को सभी के साथ लिखना है, फिर 5 को, फिर 6 को। तो ये टोटल आपके 36 सैम्पल स्पेस बन जाएंगे बच्चों। एक तरीका आपके पास ये है, जिसको नहीं आता वो मैंने बताया हो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लो, क्लास 10th वाली, उसमें डिटेल में बताया हुआ है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका बच्चों क्या है, आप 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिखो और 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिखो। 2 बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपके पास डाइस कितनी है, 2 डाइस है, पेयर ऑफ डाइस है, या 2 डाइस है, या एक ही डाइस को 2 बार फेंकोगे तो सैम्पल स्पेस इसी तरह से बनेगा। फिर क्या करना है, 1 1 1 2 1 3 1 4 बच्चों 1 5 1 6, ऐसे ही फिर 2 को सभी के साथ लिखना है यहाँ पे, फिर 3 को सभी के साथ, फिर 4 को, फिर 5 को सभी के साथ, फिर 6 के साथ सभी को लिखना है। बोलो समझ में आया? एक तरीका ये है, ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया बच्चों, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, हम फिर से एक सेपरेट वीडियो इसी के ऊपर बना देंगे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्या है, लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एसोसिएटेड विद दिस एक्सपेरिमेंट। अब हमने कुछ इवेंट खुद मान लिए बोल रहा है, ठीक है। अब इवेंट क्या माने, इवेंट क्या है, दिस सम इज इवन। सेट ए में आपको कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं जिनका सम इवन आएगा। सम किसका, जब 2 बार डाइस को रोल किया गया या 2 डाइस रोल की गई, उनका सम, जैसे पहले भी 1 आया फिर भी 1, 1 + 1 सम करो कितना हो रहा है 2, और 2 क्या है, इवन नंबर। मतलब सम जब इवन आएगा, देखो बच्चों जैसे मैंने पहली बार डाइस को रोल किया मेरा 1 आया, दूसरी बार डाइस को रोल किया 1 आया, तो 1 + 1 करो कितना आ रहा है, सम, सम करना है सम, तो सम कितना आ रहा है बच्चों, 2 आ रहा है। तो जब भी सम इवन आएगा, तो सम अगर इवन आएगा तो वो सारे सेट ए के अंदर लिखने हैं। समझ में आ रही है बात? देखो जैसे 1 + 1 2 होता है तो इवन है, ये लिखना है। 2 + 1 3, ये इवन नहीं है, ये ऑड है, ऑड नहीं लिखने। सारे इसके अंदर से जितने भी इवन वाले एलिमेंट्स होंगे वो सारे आपको सेट ए के अंदर लिखने हैं, सम करके इवन आएगा जिसका। जैसे 3 + 1 बच्चों कितना है, 4, 4 इवन नंबर होता है, सम इवन चेक करना है। 4 + 1 5 होता है, 5 ऑड है, इवन कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाए। 5 + 1 6 होता है, तो 6 इवन है, तो इनका सम इवन आ रहा है, ये भी लिखना है। 6 + 1 7 है, ये नहीं लिखना है। तो बच्चों जो इवन नंबर हैं इनमें से वो ढूंढ के आपको सेट ए के अंदर लिख देने हैं। बच्चों समझ में आ रही बात? तो ये मैंने सारे इवन लिख दिए। जैसे देखो 5 + 5 कितना, 10, 10 इवन होता है। 6 + 4 10 इवन होता है। 3 + 3 6 इवन होता है। समझ रहे हो? वो सारे एलिमेंट जिनका सम करके इवन आएगा वो सारे यहाँ पे लिखने हैं। लिखने कहाँ से होते हैं, सैम्पल स्पेस के अंदर से। समझ में आ रही बात? अब सेकेंड पार्ट को देखते हैं। द सम इज ए मल्टीपल ऑफ 3। बी पार्ट के अंदर कौन से लिखने हैं, जिनका सम करके 3 का मल्टीपल आए। अब 3 का मल्टीपल क्या होता है, 3 के टेबल में आने चाहिए। देखो जैसे मेरा पहली बार डाइस के ऊपर आ गया, मान लो पहली बार डाइस के ऊपर आ गया मेरा 1, दूसरी बार डाइस के ऊपर रोल करने पे आ गया 2, तो 1 + 2 कितना होता है, इनका सम करो 3। तो ये 3 क्या है, 3 का मल्टीपल, क्योंकि 3 के टेबल में आता है, तो ये नंबर लिख लेना है। और कोई देख लो, जैसे मैं लिख लूँ 6 3 लिख लूँ, तो 6 पहली बार मेरा 6 आया, दूसरी बार 3, 6 + 3 कितना होता है बच्चों, 9 होता है, तो 9 भी 3 के टेबल में आता है। 3 3 = 9। बोलो समझ में आ रही है बात? तो ये ऐसे सारे नंबर आपको सैम्पल स्पेस के अंदर से ढूंढने हैं जिनको सम करके 3 का मल्टीपल आए। तो देखो वो मैंने सारे ढूंढ के सेट बी के अंदर लिख लिए हैं। देखो जैसे 1 + 2 3 होता है, तो 3 के मल्टीपल है। 2 + 1 भी 3 है, मल्टीपल है। 1 + 5 6 है, तो 3 2 = 6 होता है। 5 + 1 भी 6 है, तो 3 के मल्टीपल, 3 + 3 6। समझ रहे हो? कोई भी ले लो, 3 + 6 9, तो 9 भी 3 का मल्टीपल है। 6 + 6 ले लो 12, 12 भी 3 का मल्टीपल है। तो सेट बी के अंदर ऐसे सारे एलिमेंट्स आपको लिख लेने हैं। समझ में आ रही है बात? अब नेक्स्ट देखते हैं, द सम इज लेस देन 4। सी पार्ट में क्या लिखना है, जब आपका सम 4 से कम आएगा। कितना आएगा सम, 4 से कम। तो देखो 4 से कम कितना होता है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, और 4 नहीं लेना क्योंकि 4 से कम। तो 1 सम यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि 2 डाइस रोल कर रहे हो। अगर आपका 1 और 1 भी आया दोनों नंबर पे, दोनों साइड पे, तो 1 + 1 तब भी 2 होगा। समझ रहे हो? तो 1 कभी नहीं आएगा। तो सम कितना, 2 और 3 वाला लिखना है। समझ रहे हो? 4 से कम सम वाले सी सेट में लिख लो। जैसे 1 + 1 2 सम है, तो 2 4 से कम होता है, लिख लेना है। 2 + 1 कितना है, 3 है, तो 3 भी 4 से कम है। 1 + 2 कितना है, 3 है, ये भी 4 से कम है। तो ये सारे एलिमेंट सेट सी के अंदर लिख लो जिनका सम 4 से कम है। समझ में आ रही है बात? फिर सेट डी के ऊपर आते हैं। दी सम इज ग्रेटर देन 11।
तो डी सेट के अंदर क्या लिखना है, जिसका सम 11 से ज़्यादा होगा। तो 11 से ज़्यादा कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए, या 12 से ज़्यादा तो जाएगा नहीं। हाईएस्ट नंबर होता है डाइस के केस में बच्चों कितना, 6, और दोनों साइड अगर 6 और 6 आया, 6 + 6 कितना होगा बच्चों, 12, तो हाईएस्ट सम 12 आ जाता है। तो इसका मतलब ये 12 वाला पूछ रहा है। 11 से ज़्यादा सम कब होगा, जब दोनों साइड 6 6 आएगा, 6 + 6 कितना, 12। तो ये सेट डी भी आपने लिख लिया। बोलो बच्चों यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ तक समझने के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन को आगे समझने की कोशिश करनी है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। विच पेयर ऑफ दीज एलिमेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इनमें से कौन सा पेयर, सेट ए बी सी डी, इनमें से कौन सा क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जब दो सेट की इंटरसेक्शन क्या आ जाए, फाई आ जाए। जब दो सेट की इंटरसेक्शन क्या आ जाए, फाई आ जाए, ठीक है, तो वो होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब इनमें से वो आपको सेट लिखने हैं जिनकी इंटरसेक्शन फाई आए। तो पहले आप चेक करो, जैसे ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी कितनी आ रही है, क्या ए और बी में कुछ कॉमन तो नहीं है। जैसे ए में 1 1 आ रहा है, बी में नहीं आ रहा, तो ये सारे आपको ढूंढने हैं। जैसे इसमें 1 3 1 5, तो 1 5 आ रहा है, तो देखो ये क्या है, कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब ये 5 के बराबर नहीं होगा। आप पूरा भी लिख सकते हो। तो क्या लिख दोगे कि ये ए और बी क्या है, आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिकॉज हेयर ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल्स टू 5। तो यहाँ तक नोट करो, मैं लिख ही देता हूँ पूरे एलिमेंट्स ढूंढ के। तो बच्चों ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो हमने जो ए और बी में कॉमन एलिमेंट थे वो मैंने बता दिए सारे, और ये 5 के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं होंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तभी ही होंगे जब वो 5 के बराबर आएंगे। 5 के बराबर आने का क्या मतलब, उसमें कॉमन कुछ भी नहीं आना चाहिए, एम्प्टी सेट आना चाहिए। अब ऐसे ही ए इंटरसेक्शन सी आपने चेक किया, सेट ए यहाँ पे है, सेट ई यहाँ पे है, तो इसमें आपको कॉमन देखो सामने ही दिख रहा है 1 1, तो ये भी 5 के बराबर नहीं होगा। ए इंटरसेक्शन डी बच्चों चेक करो, ए ये है और डी ये है, डी में 6 6 आ रहा है, ठीक है, और ए में भी 6 6 आ रहा है, ये भी कॉमन कुछ ना कुछ आ रहा है, मतलब 5 के बराबर नहीं है, एम्प्टी नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। बी इंटरसेक्शन सी बच्चों चेक कर लो, ये बी है और ये सी है, तो सी में देखो क्या आ रहा है 1 2, और बी में भी क्या आ रहा है 1 2, तो ये कॉमन एलिमेंट है इसमें भी, ये भी 5 के बराबर नहीं बनेगा। बी इंटरसेक्शन डी चेक कर लो बच्चों, ये बी है और ये सेट डी है, सेट डी के अंदर 6 6 आ रहा है और सेट बी के अंदर भी 6 6 आ रहा है। इसका मतलब ये भी 5 के बराबर नहीं बनेगी इनकी इंटरसेक्शन, इसमें भी एक कॉमन एलिमेंट आ रहा है। समझ में आ रही है बात। आल्सो सी इंटरसेक्शन डी इक्वल्स टू 5, सी और डी में कॉमन देखो कुछ है, सी में देखो, सी में ये एलिमेंट आ रहे हैं और डी में ये आ रहा है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं बन रहा। क्या कुछ बच्चों, इसमें और डी सेट में कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो क्या लिखोगे, सी इंटरसेक्शन डी इक्वल्स टू 5, मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ये एक एम्प्टी सेट आ रहा है, ठीक है, मतलब इन दोनों की इंटरसेक्शन खाली आ रही है, एम्प्टी सेट आ रही है इन दोनों की इंटरसेक्शन, या 5 के बराबर। एंड सो सी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो उसने पूछा था बताना कौन सा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो आपका जो सी और डी है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। एग्जाम्पल नंबर 2 का सोल्यूशन है बच्चों, नई बुक के अकॉर्डिंग, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों समझते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज का, ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हर एक क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब देखो ये कौन से इवेंट्स होते हैं बच्चों, तो पहले एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, उसे समझते हैं, फिर आपको समझाते हैं। देखो क्या है, मान लो आपके पास एक सैम्पल स्पेस है, डाई के केस में क्या आता है सैम्पल स्पेस 1 2 3 4 5 6, और मान लो सेट ए में आपके पास एलिमेंट दिए हैं 1 2 3, और सेट बी के अंदर एलिमेंट दिए हैं 3 4, और सेट सी के अंदर एलिमेंट दिए 5 6। ये आपको 3 इवेंट्स गिवन है और एक सैम्पल स्पेस गिवन है। बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैं इन तीनों का यूनियन करूं, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी करूं, तो तीनों का यूनियन करोगे बच्चों क्या आ जाएगा, क्या करना होता है यूनियन में, ए बी और सी के सारे एलिमेंट लिखने होते हैं, मतलब ए के अंदर 1 2 3 आ रहा है तो 1 2 3 लिखना होता है, समझ रहे हो। फिर 3 यहाँ पे भी आ रहा था, 3 यहाँ पे भी, जो एलिमेंट रिपीट हो उसको 2 बार नहीं लिखते, एक ही बार लिखे, रिपीटिशन अलाउड नहीं होती। और 3 के बाद कौन आ रहा है, 4 लिखना है। फिर कौन आ रहा है बच्चों, 5 और 6 भी आ रहा है, तो 5 और 6 भी लिखना है। तो ये सेट बंद कर दो,
ये आपने क्या किया, सेट ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों सेट का यूनियन लिया या तीनों इवेंट्स का यूनियन लिया। जब आपने तीनों इवेंट्स का यूनियन लिया तो देखो आपके पास क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6। तो इस चीज़ को ध्यान से देखो, ये किसके बराबर आ रहा है, ये तो इसके बराबर आ रहा है। और ये क्या था, सैंपल स्पेस, मतलब आपका ए यूनियन बी यूनियन सी किसके बराबर आ गया, सैंपल स्पेस के बराबर। बच्चों जब भी आपका जितने भी इवेंट्स दिए, यहाँ पे 3 ही इवेंट थे, तो तीनों इवेंट्स का जब यूनियन किया सैंपल स्पेस के बराबर आ गया, तो इसी को बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, जितने भी आपके पास इवेंट है, यहाँ पे 3 है, मान लो 4 होते, 5 होते, 10 होते, 50 होते, जितने मर्जी होते, सभी का जब आप यूनियन करोगे, अगर वो सैंपल स्पेस के बराबर आएगा, मतलब वो सैंपल स्पेस के बराबर आ गया, तो उसको क्या बोलोगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। समझ में आई बात, क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से आ जाएगी। अब इसकी डेफिनेशन देख लो बच्चों, इवेंट्स E1 E2 एंड सो ऑन अप टू EN। EN का क्या मतलब, जितने भी इवेंट्स दिए होंगे, यहाँ पे 3 थे तो हमने 3 को चेक किया, 10 होते तो 10 को चेक करते। N का मतलब होगा जितने नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे। और एग्जॉस्टिव इफ कब होंगे, एग्जॉस्टिव इफ E1 यूनियन E2 यूनियन एंड सो ऑन, सभी का यूनियन करो, कब तक, लास्ट EN तक, और ये अगर सैंपल स्पेस के बराबर आ गया तो इसी को बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इसको नोट कर लो बच्चों, यही इसका टॉपिक है फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट, इसको नोट कर लो। एग्जाम्पल नंबर 3 को समझते हैं बच्चों। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे सामने, ध्यान दीजिए। ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, यहाँ पे रुक जाइए। कॉइन सिक्का लिया गया, उसको 3 बार टॉस किया गया, उसके साथ, किसके साथ, कॉइन के साथ 3 बार टॉस किया गया। तो देखो बच्चों, कॉइन के केस में अगर एक सिक्का है बच्चों आपके पास, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो मतलब कितनी आउटपुट आ सकती हैं, कितने पॉसिबल आउटकम है, 2 हैं। तो एक सिक्का फेंक रहे हो, टॉस कर रहे हो एक सिक्के के साथ, तो 2 आउटपुट आ रहे हैं, तो मतलब 2 की पावर 1 तो 2 होता है। अगर 2 सिक्के फेंकोगे तो 2 की पावर 2 करना पड़ेगा, 4 आउटपुट आएंगी। यहाँ पे आप 3 सिक्के फेंक रहे हो, 2 की पावर 3 करनी पड़ेगी, और 8 पॉसिबल आउटकम्स आएंगे जो उसमें एलिमेंट्स आएंगे। तो कॉइन के केस में, सिक्के के केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का फार्मूला होता है 2 की पावर n। क्या फार्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स का, सिक्के के केस में, कॉइन के केस में 2 की पावर n। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा सॉल्यूशन में, हेयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन केस ऑफ कॉइन इज 2 रेज पावर n। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर निकालने हो कॉइन के केस में, उसका फार्मूला होता है 2 की पावर n। तो यहाँ पे क्या करना है, कितने कॉइन्स हैं, 3 टाइम्स, एक ही सिक्के को 3 बार उछालो या 3 अलग अलग सिक्कों को उछालो, तो उसमें एलिमेंट्स कितने आएंगे, 2 की पावर n से ही आएंगे। तो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन केस ऑफ 3 कॉइन्स, 3 सिक्कों के केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आएंगे, 2 की पावर 3, और ये होता है 8। 2 की पावर 3 कितना होता है बच्चों, 8 होता है। बोलो समझ में आया। तो मतलब आपको ये तो पता चल गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, 8 आएंगे। अब आपको सैंपल स्पेस बनाना है, तो सैंपल स्पेस 3 कॉइन्स के केस में कैसे बनेगा बच्चों, तो कितने टोटल आउटकम्स आने हैं, 8 एलिमेंट्स आने हैं 3 कॉइन्स के केस में। 8 का हाफ करो, कितना होता है 4, तो 4 बार हेड लिखना है, 1 2 3 4, और 4 बार टेल लिखना है, 2 3 4। अब 4 का हाफ करो, कितना होता है 2, तो 2 बार हेड लिखो, 2 बार बच्चों टेल लिखो, 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल लिखो। अब 2 का हाफ कितना होता है 1, मतलब 1, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। समझ में आया बात। टोटल पॉसिबल आउटकम आएंगे 3 सिक्कों के केस में 8। तो मान लो 4 बोले तो 2 की पावर 4 कर लो, बोले 5 सिक्के तो 2 की पावर 5 कर लो। ये 2 की पावर n फार्मूला याद रखना है। 8 है तो 8 का आधा करो, 4 बार हेड लिखो, 4 बार टेल, 4 का आधा 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 का आधा कितना 1 बार हेड 1 बार टेल। ऐसे ऐसे करके ये सारे आपके पास सैंपल स्पेस बनेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही बनने थे। तो ये मैं सारे सैंपल स्पेस वहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, आप लोग नोट कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, एग्जाम्पल हम कर रहे थे तो आगे देखते हैं क्या सैंपल स्पेस हमने बना लिए थे।
अब आगे देखते हैं, जितना हमने क्वेश्चन पढ़ा हमने सिर्फ यहाँ तक पढ़ा और सैम्पल स्पेस हमने बना लिए। पहला काम है सैम्पल स्पेस बनाना। उसके बाद आगे देखते हैं बच्चों, कंसीडर दी फॉलोइंग इवेंट्स। ये हमारे पास कुछ इवेंट्स दी हैं, इसके बारे में देखो क्या है। सेट ए, मतलब इवेंट ए में क्या, नो हेड अपीयर्स। तो देखो इवेंट कहाँ से लिखने होते हैं, सैम्पल स्पेस के अंदर से, क्योंकि इसी का सबसेट होता है। तो सेट ए में कौन सा एलिमेंट लिखना है, जब कोई भी हेड नहीं आया, नो हेड अपीयर्स। तो देखो 3 बार सिक्का उछाल रहे हो, तो बोलता वो इवेंट लिखो जब कोई भी हेड नहीं आया। कोई भी हेड नहीं आया क्या मतलब हुआ इसका, तीनों बार टेल आ गया, समझ रहे हो। तो देखो ये केस कौन सा है, कहाँ पे है ये, यही केस ऐसा है। यहाँ पे देखो कोई भी हेड नहीं आया, नो हेड अपीयर्स, पहले भी टेल, दूसरा भी टेल, तीसरा भी टेल, तीनों टाइम्स टेल आया। तो इवेंट ए में बोल रहा है नो हेड अपीयर्स का मतलब सिर्फ टेल आए, तो सिर्फ टेल लिखना है, तो वो लिख लिए। अब 20 पार्ट को देखो, एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स। सेट बी के अंदर क्या लिखना है, जब एग्जैक्टली 1 हेड, सिर्फ एक ही हेड आया। 3 बार टॉस किया ना, मान लो पहली बार हेड आ गया, बाकी दोनों बार टेल आ गया, तो ये केस लिखना है। समझ में आ रही बात, यहाँ पहली बार टेल, दूसरी बार हेड, तीसरी बार फिर से टेल, मतलब जब सिर्फ एक बार हेड आया। अब इन सैंपल स्पेस के अंदर से वो ढूंढो जहाँ पे एक बार, सिर्फ एक बार हेड आया। तो ये भी नहीं है, क्यों, क्योंकि इधर तो एक भी बार हेड नहीं आया, यहाँ पे एक बार हेड आ रहा है, सिर्फ एक बार। यहाँ पे भी एक बार हेड आ रहा है, यहाँ पे 2 बार हेड आ रहा है, नहीं लेना है। यहाँ पे भी एक बार हेड आ रहा है, ये ले लेना है। यहाँ पे 2 बार हेड आ रहा है, यहाँ पे भी 2 बार हेड आ रहा है, यहाँ पे 3 बार हेड आ रहा है, ये नहीं लेना है। तो कौन से लेने हैं, हेड टेल टेल, टेल हेड, टेल 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 हेड। तो यहाँ पे देखो ये वो एलिमेंट है जहाँ पे सिर्फ एक ही बार हेड आया है। बोलो चल रहा है पता, बोलो बच्चों समझ में आ रहा है। आगे चले, सी पार्ट में क्या लिखना है, एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स। तो सी पार्ट के अंदर आपको क्या लिखना है, जहाँ पर कम से कम, एटलीस्ट वर्ड का क्या मतलब है, एटलीस्ट का मतलब कम से कम कितना आना चाहिए, कम से कम 2 हेड आने चाहिए। देखो एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 2 हेड आना चाहिए। कम से कम 2 का क्या मतलब, 3 भी आ सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं आने चाहिए। जैसे आपके घर वालों ने बोला कि इस बार ना कम से कम 75% लाना, इससे कम नहीं आनी चाहिए, तो इसका मतलब 74 नहीं आनी चाहिए, 75 से कम नहीं आनी चाहिए। एटलीस्ट अगर घर वालों ने बोल दिया एटलीस्ट 75% लाओ, तो इसका मतलब ये है कि कम से कम 75% लाओ, इससे नीचे नहीं जाना है, ऊपर आप जा सकते हो। अब बच्चा 76% ले आया या 99.9% ले आया, ये सारी सही है, 75 वाला भी सही है, लेकिन इससे नीचे वाली आपको नहीं लानी है। एटलीस्ट का ये मतलब होता है। अब इसने बोला है कम से कम 2 हेड चाहिए, तो कम से कम 2 हेड का क्या मतलब, 3 भी चल जाएंगे। यहाँ पे देखो तीनों हेड हैं, तो ये केस भी आपको ले लेना है, क्योंकि तीनों हेड के केस में कम से कम 2 तो है ही हैं। ये भी ले लेना है, क्योंकि इसमें भी कम से कम 2 हेड हैं, ये भी, इसमें भी कम से कम 2 हेड हैं, इसमें भी कम से कम 2 हेड हैं। तो लेना कहाँ से है, सैंपल स्पेस के अंदर से। बोलो यहाँ तक पता चला। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, ध्यान से देखना। अब आगे क्या चेक करना है, डू दे फॉर्म ए सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। शब्द पे ध्यान दो, वर्ड्स पे ध्यान दो। एक ही साथ 2 चीज़ें चेक करनी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी और एग्जॉस्टिव भी। तो मतलब सबसे पहले आप चेक करो, इनकी यूनियन चेक कर लेते हैं। तो ए, ध्यान से देखो, ए यूनियन बी यूनियन सी चेक करो। ए यूनियन बी यूनियन सी, देखो ए के अंदर ये लिखोगे हेड टेल टेल टेल, बी के अंदर ये लिखोगे और सी के अंदर ये लिखोगे। तो ये सारे एलिमेंट जब एक सेट के अंदर लिखोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा फिर से सैंपल स्पेस ही बन जाएगा। आप लिख के देख सकते हो। देखो देखो कैसे, मैं इधर ही टिक लगा के समझा देता हूँ और बता दूंगा कि ये सैंपल स्पेस के बराबर आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना, 1 मिनट रुक जाओ बस। अब देखो ए यूनियन बी यूनियन सी सैंपल स्पेस के बराबर बनने के लिए क्या होना चाहिए, ये वाले सारे एलिमेंट आ जाने चाहिए ए यूनियन बी यूनियन सी में। तो देखते जाओ, अब क्या आ रहा है, पहला टेल 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 ए के अंदर, तो ये एलिमेंट सेलेक्ट हो गया। उसके बाद हेड टेल टेल, हेड टेल टेल ढूंढो बच्चों, हेड टेल टेल, ये एलिमेंट भी सिलेक्ट हो गया। टेल हेड टेल, ये ढूंढो, टेल हेड टेल, ये एलिमेंट भी आ गया। टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, ये एलिमेंट भी आ गया। अब आ जाओ हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, ये एलिमेंट भी आ गया। हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, ये एलिमेंट भी आ गया। टेल हेड हेड,
टेल हेड हेड, ये एलिमेंट भी आ गया, हेड हेड हेड, तीनों हेड, ये एलिमेंट भी आ गया। ध्यान से देखो सभी के सभी एलिमेंट सेलेक्ट हो चुके हैं। जब ये सभी के सभी एलिमेंट आप यहाँ पे यूनियन में लिखोगे तो ये यूनियन किसके बराबर आ जाएगा, सैंपल स्पेस के बराबर आ जाएगा। समझ में आ रही बात। अब ए इंटरसेक्शन बी चेक करके देखो बच्चों, इनका यूनियन आपको ये पूरा सेट लिख लेना है सैंपल स्पेस के बराबर। अब देखो इंटरसेक्शन चेक करो, इंटरसेक्शन क्या ए और बी में कोई कॉमन आ रहा है बच्चों, कुछ भी नहीं आ रहा, तो इंटरसेक्शन बी क्या है 5। फिर देखो बी इंटरसेक्शन सी, देखो बी और सी में कुछ कॉमन है, देख लो, अगर आपको दिख रहा है तो मेरे को भी बता दो। मेरे को कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा हो तो बताओ। बी इंटरसेक्शन सी में भी कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर सी इंटरसेक्शन ए करो, क्या सी और ए में कुछ कॉमन है, तो सी और ए में भी कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब ए बी और सी में इंटरसेक्शन 5 के बराबर आ रहा है और तीनों का यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर आ रहा है। जब ये चीज़ बने इसी को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, मतलब दोनों चीज़ें एक साथ बन रही हैं। यहाँ तक नोट करो, ये एग्जाम्पल नंबर 3 का सोल्यूशन है। लास्ट में ये चीज़ लिख लेना कि यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी सैंपल स्पेस के बराबर आया, देयरफॉर ए बी एंड सी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। जब यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर आता है तो एग्जॉस्टिव इवेंट बन गए। आल्सो इंटरसेक्शन 5 के बराबर ए और बी की, ए और सी की भी इंटरसेक्शन 5 के बराबर, और बी इंटरसेक्शन सी भी 5 के बराबर आ रहा है। तो ये क्या है, ए और बी, ए और सी, बी और सी, इनके पेयर लिए, दैट इज देयरफॉर द इवेंट्स आर पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, पेयर के साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आ रहे हैं। तो हैंस ए बी और सी ये क्या बनाएंगे, सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। तो देखो हमने दोनों अलग अलग से डेफिनेशन बता दी। जब एक ही क्वेश्चन के अंदर एक ही सेट्स के जो इवेंट्स होंगे वो एक्सक्लूसिव भी होंगे और एग्जॉस्टिव भी होंगे, उन दोनों को बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ये नोट करके लिख लेना। तो इसी वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं मैथ्स एनालिसिस के, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।